मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आरोह पुस्तक में जानेंगे अध्याय 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब। आइए जानते हैं इसका सार। चार्ली चैपलिन यानी हम सब निबंध विष्णु खरे जी द्वारा हास्य फिल्मों के अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली की कला कर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। पाठ के प्रारंभ में ही लेखक लिखता है कि ये वर्ष चार्ली चैपलिन की जन्मशती है, साथ ही उनकी पहली फिल्म मेकिंग एक लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। पाठ के प्रारंभ में ही लेखक लिखता है कि ये वर्ष चार्ली चैपलिन की जन्मशती है, साथ ही उनकी पहली फिल्म मेकिंग एक लिविंग 75 वर्ष पूरे होते हैं। 75 सालों में चार्ली का कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर रही है। सीमाओं को पार करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। जैसे जैसे विकासशील देशों में टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक नए दर्शक भी चार्ली को देखकर सराह रहे हैं। उनकी फिल्मों भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। चार्ली ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया तथा दर्शकों के वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। चार्ली का बचपन बड़े ही कष्टों में बीता। माँ परित्यक्ता थी, दूसरे दर्ज की अभिनेत्री। भयानक गरीबी और पूंजीवाद से लड़ता हुआ चार्ली को जो जीवन मूल्य मिले उससे वे बाहरी और घुमंतू बन गए। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों द्वारा विद्वानों ने लिखते हुए माना कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते हैं, बल्कि कला स्वयं ही अपने में सिद्धांत को जन्म देती है। चार्ली ने बुद्धि की अपेक्षा भावना को चुना। भारत में चार्ली को इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्र महत्व तो है ही, साथ अपने भारतीय जनमानस और जो प्रभाव डाला उसका मूल्यांकन होना बाकी है। यही कारण है कि महात्मा गांधी से लेकर नेहरू तक सभी ने चार्ली का सानिध्य चाहा है। चार्ली के व्यापक भारतीय स्वीकृति को देखते हुए राज कपूर ने आवारा और सी 420 फिल्में बनाईं। भारत में नायकों पर हंसने और स्वयं पर हंसने की परंपरा नहीं थी। राज कपूर के अलावा दिलीप कुमार, देवानंद, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी ने भी किसी न किसी रूप में चार्ली के प्रभाव के अनुसार फिल्में की। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का प्रयोग नहीं करती, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। चार्ली के सारे संकटों को देखकर लगता है कि मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा हम लगते हैं। भारत में स्वयं पर हंसने की परंपरा नहीं है। चार्ली महानतम क्षणों में अपमानित होता है, उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी विजयी बन जाते हैं। यही चार्ली की फिल्मों का सबसे बड़ा प्रभाव है। आइए जानते हैं प्रश्नोत्तर के विषय में। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। लेखक ने कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा, क्योंकि चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की हुई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं। आज 5 पीढ़ियों से चार्ली की फिल्में लोगों को मुग्ध कर रही हैं। विकासशील देशों में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, उसे एक नया वर्ग चार्ली का प्रशंसक बन रहा है। अतः चार्ली पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। दूसरा प्रश्न है, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इससे सहमत हैं? चार्ली ने अपनी फिल्म के माध्यम से कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इसलिए उनकी फिल्मों के दर्शक पागल खाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क के लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले लोग भी थे, जो उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से आम आदमी को नायकत्व प्रदान किया, उसे अभिव्यक्ति प्रदान की। इस प्रकार चार्ली की फिल्में व्यक्ति समूह या तंत्र द्वारा खड़ी की गई गैर बराबरी को तोड़ना चाहती हैं। लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? लेखक के अनुसार चार्ली की भारतीय जनमानस में स्वीकृति के कारण ही राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई। राज कपूर के आवारा और सी 420 पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। 1953-57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रैम्प नुमा फिल्म बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। इसके साथ ही दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन एवं श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप में उनसे प्रभावित रहे। यहाँ तक चार्ली का गजब का प्रभाव था कि महात्मा गांधी और नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था।
लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेयस्कर माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हों? लेखक ने कलाकृति और रस की संदर्भ में रस को श्रेयस्कर माना है। कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर माना जा गया है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस की मांग करता है जो भारतीय परंपरा में नहीं है। उदाहरणतः कक्षा में बच्चे चुपके से परीक्षा में नकल कर रहे थे, तभी उन्हें अध्यापक ने पकड़ लिया तो उनमें भय का संचार हो गया। अगला प्रश्न है, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? चार्ली का बचपन बहुत ही कष्टों में बीता। बचपन में उनके पिता ने उनकी मां का त्याग कर दिया था। मां दूसरे दर्जे की अभिनेत्री थी। बाद में भयावह गरीबी और मां के पागलपन से संघर्ष करते हुए जीवन प्रारंभ हुआ। चार्ली को पूंजीवाद और सामंतशाही समाज द्वारा दुरा कर गया। इन जटिल परिस्थितियों ने ही चार्ली को हमेशा एक बाहरी और घमंतु चरित्र बना दिया। वे अपने जीवन में कभी भी मध्यवर्गीय, बुजुर्गा या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके, इसलिए सारे जीवन संघर्षों को उनकी फिल्मों में अभिव्यक्ति मिलती है। अगला प्रश्न है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य और सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों को पता है। इसमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांशतः वह पर संताप से प्रेरित है। जो करुणा है वह अक्सर सद व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राज व्यक्तियों से बदतमीजियां अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अगला प्रश्न है, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है? उत्तर है इसका, चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्मोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति एवं समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वज्रदपि कठोरानी अथवा मृदुनी कुसुमादपि क्षण में दिखलाता है। वास्तव में हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सब साधारण मनुष्य हैं, सुपरमैन नहीं हो सकते। तो छात्रों, आपने आज जाना कि चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसका सार और कुछ प्रश्नोत्तर के विषय में। इन प्रश्नोत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।